हेलो दोस्तों, मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे डाउन सिंड्रोम पे। जैसे कि आजकल बहुत चर्चा में है ये चीज़, आपने सुना होगा सितारे ज़मीं पर ऐसी कोई मूवी आ रही है, उसमें भी इसी के बारे में चर्चा किया गया है। डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, उन्हीं बच्चों को लिया गया है शायद, मुझे जो सुनने में मिला। तो आपको मैं बताता हूँ डाउन सिंड्रोम क्या होता है, और आप विश्वास रखिए जितना बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगा। तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा डाउन सिंड्रोम, इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, इसमें परेशानी क्या क्या आती है, इसका इलाज क्या है या नहीं है, इस सब पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यों होता है। नॉर्मली एक हेल्दी इंसान में, जैसे हम आप या कोई भी हेल्दी इंसान में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोम मतलब डीएनए होता है। डीएनए तो आपने सुना होगा, हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर डीएनए होता है, और यही डीएनए सिकुड़ करके क्रोमोसोम बनाता है। तो हमारे हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा, यानी 23 पेयर्स, यानी 23 दूनी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें 46 नहीं बल्कि 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 47 क्यों होता है, हम मेरे में आप में तो नॉर्मली 23 का जोड़ा लगता है, यानी 23 क्रोमोसोम और उसका जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें ये जो 21वां क्रोमोसोम होता है वो जोड़ा यानी 2 होने की जगह 3 हो जाता है, मतलब 21वां क्रोमोसोम 3 हो जाता है, और यही कारण है जो उसमें आगे चल के डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये तो उसके कारण हुए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिम्टम्स। और कुछ एक ऐसा समय आया जब कुछ ऐसे सिम्टम्स वाले बहुत सारे बच्चे होने लगे थे, और एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कहिए या अच्छे डॉक्टर कहिए, जो रिसर्च भी करते थे, उन डॉक्टर का नाम था जॉन डाउन। उन डॉक्टर का नाम था जॉन डाउन। तो जॉन डाउन ऐसे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे जिसमें ये सिम्टम्स आ रहे थे, और मतलब जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और वो ऐसा पाए, जब उनके पेरेंट्स से बात किए तो जॉन डाउन ये पाए कि ये जो सिम्टम्स है इन बच्चों में जन्म से ही है। तो वो चौंक गए, जन्म से है मतलब हो सकता है इसके अंदर में, मतलब इसके जीन में कुछ परेशानी हो सकती है, इसके क्रोमोसोम में। तो उन्होंने क्या किया कि इनके क्रोमोसोम को स्टडी किया, ऐसे बच्चों का जो क्रोमोसोम है उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्हें पता चला कि अच्छा इसमें तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, नॉर्मल इंसान से एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। तो वो चूँकि इस बीमारी को ढूंढे, इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण को के बारे में बताया कि ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों में, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा था। इसीलिए इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम कहा गया, डाउन उन्हीं का नाम था। तो ये तो हो गए इनके, इसका इतिहास और कौन ढूंढे कैसे ढूंढे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सिम्टम्स। देखिए सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो बच्चा को डाउन सिंड्रोम होता है नॉर्मली आप भी जज कर सकते हैं। क्यों मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर 700 बच्चा में, पूरी दुनिया में हर 700 बच्चा का जन्म होता है उसमें कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसे डाउन सिंड्रोम होता है। ये इतना कॉमन हो चुका है आजकल इंसानों में। और इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा कारण है जो मेजर इम्पैक्ट करता है, मतलब ज़्यादा प्रमोट करते हैं बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के लिए। तो ये लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। देखिए जो बच्चा को डाउन सिंड्रोम होता है उस बच्चा का ऊपर से शरीर फिजिकली और मेंटली आप देख के कुछ हद तक समझ सकते हैं। जैसे उस बच्चा का जो हेड होगा, हेड यानी खोपड़ी उसका गोल मटोल होगा, एकदम गोल मटोल सा होगा बच्चा का। उसका जो ये फोर हेड होता है ललाट, ये ललाट एकदम चौड़ा सा होगा, चौड़ा फोर हेड होगा। इसके साथ ही उसके जो आँखें होंगे, नॉर्मल इंसान की आँखें इस तरह होती है, मतलब एक आँखें यहाँ एक आँखें यहाँ, लेकिन उस बच्चों का जो आँख होता है उसका सीधा होगा, एक आँख यहाँ एक आँख यहाँ, मतलब ऐसा लगेगा दोनों आँख सीधा है। और आँख के अंदर में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है, मतलब सारे डाउन सिंड्रोम वाले में ये सारे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ करके मिल सकते हैं। ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन सारे मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ बच्चों में से होता है जो उसके आँख में जो ये काला रंग दिख रहा है आपको, आँख मतलब डीम पे जो ये काला रंग दिख रहा है, इसमें उजला उजला दाग भी होता है। इसके बाद उसके जो नाक होते हैं, नाक थोड़ा छोटा साइज का होता है। नॉर्मली हम लोगों का नाक या किसी का भी नॉर्मल थोड़ा बड़ा होता है, बस नाक छोटा से डाउन सिंड्रोम नहीं पता कर सकते। इसका टेस्ट जो होता है मैं आपको बताऊंगा। तो नाक थोड़ा छोटा होता है, नाक के नीचे जैसे हम मुंह बंद किए हुए हैं, मतलब हम चुप हैं तो मेरा मुंह इस तरह बंद होगा। लेकिन जिस आदमी में, जिस बच्चा में डाउन सिंड्रोम होता है वो अगर चुप भी होगा तो उसका मुंह इस तरह बंद नहीं होगा, वो थोड़ा खुला सा रहेगा, ऐसा इस तरह जैसे आप फिगर में देखिए। तो ये उसका मुंह थोड़ा खुला सा रहेगा, ये एक कारण भी, ये भी एक अच्छा सिम्टम्स होता है। इसके अलावा उसका जो जीभ होता है, जीभ पे हल्का हल्का कटा कटा हो सकता है। जीभ पे नॉर्मली हम लोगों का जीभ तो हेल्दी होता है, लेकिन उस बच्चों का जीभ जो होता है वो हल्का हल्का कटा कटा होता है। इसके बाद उस बच्चे का नेक यानी गला थोड़ा छोटा होता है। नॉर्मली इंसान का गला थोड़ा बच्चा का बड़ा होता है, लेकिन उस बच्चे का गला थोड़ा छोटा होता है।
साथ में ये जो थायराइड गला में यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, इसमें भी कुछ परेशानी आ जाती है जो आगे मैं बताऊंगा भी। और ये परेशानी आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं जन्म के समय से ही आगे बढ़ सकता है। वो बच्चा में मसल कम होगा, मतलब मांसपेशियाँ कम होगा, संख्या में तो उतना ही होता है जितना मेरे आप में होता है, लेकिन मस्कुलर बॉडी नहीं होगा। जैसे जिम करके लोग मसल बनाते हैं तो मस्कुलर बॉडी नहीं होता है, कम होता है, और उसमें चर्बी यानी फैटी बॉडी थोड़ा ज़्यादा होता है। उस आदमी का या उस बच्चे का जो हाइट होता है ज़्यादा आगे चल के, वो हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, नॉर्मल छोटे कद काठी का होता है, मुंडी गोल होगा। और उसके जो हाथ होते हैं, हाथ को अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे मेरे हाथ को देखिए, तो इसमें आपको 3 रेखाएं दिख रही होंगी, शायद आप देख सकते होंगे, 3 आप में भी होंगी। लेकिन जिस बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है उसके हाथ में एक ही मोटा सा रेखा इस तरह होता है, हो सकता है दूसरा भी हो, लेकिन एक बड़ा मोटा सा रेखा इस तरह बड़ा सा बढ़ा होता है हाथ में। और साथ ही उसका जो हाथ होता है इसे हथेली बोलते हैं। हथेली बहुत चौड़ा होता है, बच्चा में ही उस बच्चा का ही हथेली चौड़ा होगा, और उंगलियां जो होती हैं उंगलियां छोटी छोटी होंगी, मतलब चौड़ा हथेली, उंगलियां छोटी छोटी होंगी। ये सारे ऊपर से, मतलब आप फिजिकली जो सिम्टम्स देखते हैं उस आधार पर मैंने बताया। अब मैं आपको कुछ मेंटली सिम्टम्स बताता हूँ। मेंटल मतलब मानसिक रूप से जो वो उसमें परेशानी आती है। तो देखिए, वो बच्चा जो होता है ना, मेंटली थोड़ा कमज़ोर होता है। जैसे आप किसी बच्चे से कुछ पूछते हैं, 5 साल 6 साल का जब बच्चा हो जाता है, उस समय आप कुछ पूछते हैं तो वो तुरंत बोल लेता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं वो तुरंत नहीं बोल पाते, उनमें परेशानी होती है, वो सोचने लगते हैं, वो उन्हें समझने में थोड़ा लेट लगता है। अगर उन्हें पढ़ाया भी जाता है तो नॉर्मल बच्चे जो चीज़ जल्दी सीख लेते हैं, उस बच्चे में ज़्यादा समय लगता है इसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए आगे क्या करना है, कैसे इन्हें ट्रीट करना है, इस पे मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परेशानी क्या क्या आती है। क्योंकि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम होता है ना, कुछ हद तक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बचपन से ही हृदय रोग होता है, मतलब उसके हार्ट में, उसके दिल में कुछ ना कुछ परेशानी लगा रहता है, जिस वजह से हार्ट कमज़ोर होता है। वो तेज़ी से भाग दौड़ नहीं पाएगा, एक नॉर्मल बच्चों की तरह तेज़ी से भाग दौड़ नहीं पाएगा, खेलने कूदने में भी उसकी रुचि कम रहेगी, समझदारी थोड़ी कम रहेगी, वो जल्दी से कुछ चीज़ को सीख नहीं पाएगा, उसे धीरे धीरे समझाना होता है। वो जल्दी से कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ चाहेगा भी बोलने, कोई कुछ अचानक पूछ लिया तो वो जल्दी बोल नहीं पाएगा, घबरा जाएगा, कद काठी उसका छोटा होता है। और ये सारे तो वो सिम्टम्स हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके टेस्ट कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम है। क्योंकि सिम्टम्स तो ये सारे, उसमें ये सारे परेशानियां थे, और इसके साथ ही उस बच्चों में हो सकता है थायराइड, जो मैंने बताया था, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होते हैं गले में, तो ये थोड़ा कम काम करता है या कभी ज़्यादा काम करता है, मतलब इसमें परेशानी आ जाती है। या तो ये हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनाने लगे या कम बनाने लगे, ये सारे परेशानी आते हैं। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी परेशानी हो सकता है, मतलब कभी खाना ठीक से कम पचना, ये भी होता है। और एक जो सबसे खतरनाक परेशानी होता है उसे बोलते हैं अचानक सांस रुक जाना। जैसे बच्चा सोएगा ना, तो सोए सोए अचानक क्या होगा कि वो लगेगा उसका सांस अचानक रुक गया। जैसे आप इस फिगर में देखिए, तो यहाँ पे ऊपर वाले जो फिगर है ये नॉर्मल हेल्दी इंसान का है, इस इधर का जो सांस ले रहा है, हवा अंदर जा रहा है। लेकिन दूसरे फिगर में देखिए तो ऐसा आपको लगेगा कि ये अचानक रुक गया, सांस रुक गया, ऐसा ही होता है बच्चा में, अचानक लगेगा सांस रुक गया। तो ये सारे सिम्टम्स हुए। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसके टेस्ट, मतलब हम कैसे पता करें, कंफर्म कैसे करें कि बच्चों में ये परेशानी है। तो इसका टेस्ट होता है, 2 तरह से टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट जो बच्चा का जन्म भी नहीं हुआ और आप पहले पता कर सकते हैं, इसे प्री नेटल टेस्ट बोलते हैं। नेटल मतलब होता है जन्म, नेटल मतलब जन्म, प्री नेटल मतलब जन्म से पहले ही टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा टेस्ट होता है पोस्ट नेटल, मतलब जन्म के बाद टेस्ट। तो जन्म के बाद तो ये सारे सिम्टम्स को आप देखते हैं, और सिम्टम्स के आधार पर आपको कुछ शक होता है, और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, साल भर का होता है, तो आपको लगता है कि कुछ और परेशानी होने लगी, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, शारीरिक रूप से भी थोड़ा सुस्त टाइप का बच्चा है। और ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए, तो नाक छोटा होगा, गला छोटा होगा, उसका ये ललाट थोड़ा चौड़ा होगा, आँखें थोड़ा सीधा सा होगा, और आँख के अंदर में जो ये काला काला रंग है उस पर वाइट मतलब यानी उजला दाग हो सकता है। उसका हथेली जो होता है, हथेली थोड़ा चौड़ा होगा और उंगलियां छोटी होंगी। ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए थे। ये इसके आधार पर आपको कुछ शक तो हो जाता है, और नहीं शक हुआ तो आगे चल के फिर, और उसका मुंह भी थोड़ा खुला रहता है। नॉर्मल इंसान जैसे हम आप चुप होते हैं तो मुंह बंद होता है, उसका मुंह थोड़ा खुला होता है। तो ये सारे सिम्टम्स के आधार पर आप जज कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका कोई भी सेल, उनका एक कोशिका चाहिए। कोशिका यानी वो आप जो बाल उखड़ता है तो उसके बाल के अंदर में जो जड़ में देखते होंगे इस तरह बना होता है हेयर के, तो उसमें भी डीएनए होता है, वही डीएनए होता है, वही क्रोमोसोम होता है जो पूरे बॉडी में होता है। तो उसको भी एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन कुछ डाउन सिंड्रोम ऐसे होते हैं जिसमें सारे सेल्स में ये परेशानी नहीं होती है, मतलब बॉडी के सारे सेल में 47 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, सारे में 46 होते हैं। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें 47 होते हैं, तो उनमें सिम्टम्स भी कम आते हैं।
ठीक है। तो ये सारे परेशान, तो डॉक्टर कुछ ऐसे जो ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें 47, अगर 47 क्रोमोसोम होगा और उसमें आएगा ही, तो डॉक्टर ऐसे सेल को ढूंढते हैं। हमारे ब्लड में कुछ ऐसे WBCs होते हैं जिसके DNA को एनालिसिस करके डॉक्टर पता करते हैं कि इसमें डाउन सिंड्रोम है या नहीं। ये तो हो गया जन्म के बाद, लेकिन जन्म से पहले कैसे पता करें? तो जब प्रेगनेंसी 3 महीना का हो जाता है उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी जब 3 महीना का हो जाता है उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे टेस्ट करेंगे? तो प्रेग्नेंट वुमेन जब जाती है हॉस्पिटल तो उसे डॉक्टर लोग एक बेड पे लेटा देते हैं और उसके ऊपर में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासाउंड आपने सबने करवाया होगा या सुना होगा इसके बारे में। अल्ट्रासाउंड, पेट में स्टोन होता है, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के बारे में आपने सुना होगा। तो वैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाता है, बिल्कुल उसी तरह अल्ट्रासाउंड उस प्रेग्नेंट वुमेन का जो गर्भ वाला हिस्सा है, पेट वाला हिस्सा, उसका अल्ट्रासाउंड करवाता है और टीवी पे उसका रिपोर्ट दिखाया जाता है, मतलब टीवी पे उसका वीडियो दिखाया जाता है। तो डॉक्टर डायरेक्ट वीडियो देख रहे होते हैं, इधर अल्ट्रासाउंड लगाए हैं उसके पेट के ऊपर में और इधर वीडियो देख रहे होते हैं। उस आधार पे एक इंजेक्शन लेकर के बड़ी बारीकी से उस माँ के गर्भ में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके जो यूट्रस होते हैं, यूट्रस यानी गर्भ, उसके में जो पानी भरा होता है, बच्चा के साथ पानी भरा होता है, तो पानी को खींच के निकालते हैं। ध्यान रखते हैं वो अल्ट्रासाउंड इसीलिए कर रहे थे ताकि बच्चा को इंजेक्शन न गड़े। नॉर्मली तो बाहर से देख के पता नहीं चलता, लेकिन उस मशीन के जरिए हमें पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे बन रहा है, किस एरिया में, किस पोर्शन में बच्चा है। तो उसके बाजू में हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे और उससे कुछ पानी, उस यूट्रस का पानी निकालेंगे उसे, और उस पानी को हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसमें बच्चा जो होता है, बच्चा का कुछ डेड कोशिका, मतलब मरे हुए जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, वो भी होते हैं। तो डेड सेल को निकाल लेंगे और उससे हम लोग चेक करेंगे कि इसके क्रोमोसोम का कैसा क्रोमोसोम है, मतलब कितना क्रोमोसोम है। अगर 46 से ज़्यादा है, मतलब 47 क्रोमोसोम है, तो भी जेनेटिक डिजॉर्डर हो सकता है। लेकिन 47 क्रोमोसोम अगर है तो ये जो एक क्रोमोसोम ज़्यादा है तो ये कौन सा है? ये 21वां नंबर का क्रोमोसोम ही, मतलब जोड़ा में आना चाहिए था सारे क्रोमोसोम। 21वां नंबर का जो क्रोमोसोम था ये तो 3 नहीं है। अगर ये 3 होगा तभी वो बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम है। अगर कोई और क्रोमोसोम बढ़ गया तो डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, तो अलग परेशानी हो सकती है। जैसे अगर आप बायोलॉजी से, आपको अच्छा लगता है बायोलॉजी पढ़ना या फिर इन सारी बातों को जानना, तो आप इस पे सर्च कीजिएगा। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिनाइलकीटोन्यूरिया होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम, पेटस सिंड्रोम। ये सारे ऐसे जेनेटिक परेशानियां हैं जो क्रोमोसोम के नंबर कम ज़्यादा से होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया तो जीन में प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो ये सारे आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो डॉक्टर के पास तो बहुत ऑप्शन होते हैं कौन सा परेशानी, तो वो बहुत बारीकी से रिसर्च करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं ये 21वां क्रोमोसोम तो 3 नहीं हो गया, जोड़ा में आना चाहिए था 3 तो नहीं हो गया। और अगर वो पता कर लिए कि ये 21वां क्रोमोसोम 3 आ गया, तो वो बताएंगे कि आपका जो बच्चा बन रहा है उसमें ये परेशानी है। तो इस आधार पर डॉक्टर या पेरेंट्स फैसला लेते हैं कि उस बच्चा को रखना है या नहीं। डाउन सिंड्रोम में आपको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, कुछ हद तक परेशानी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिंड्रोम होते हैं जो कुछ ऐसे लक्षण बच्चा में मिल जाता है, कुछ ऐसी बीमारी जिसमें वो आगे चल के जी नहीं पाएगा, तो इस हालत में अबॉर्शन किया जाता है। और इसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। पहले तो अल्ट्रासोनोग्राफी से उसका वीडियो बनाया गया, उसका पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, डायरेक्ट लाइव दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है कि वो बच्चा कैसा है, किस तरह बच्चा किस जगह पे है, कैसा है। और दूसरा पिक्चर होता है, दूसरा जो सीन मैंने बताया, इंजेक्शन लगा करके उसका फ्लूइड निकालते हैं, पानी निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। लेकिन एमनियोसेंटेसिस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक चल गया था। ड्रॉबैक यानी इसका भारी दुरुपयोग होने लगा था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते उसके घर बेटी का जन्म हो, तो वो क्या करते थे, तो एमनियोसेंटेसिस करवा लेते थे। और उसमें जैसे मेल जो होता है, पुरुष होता है, उसमें XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो लड़की होती है, अगर लड़की बन रही होती है गर्भ में, तो उसमें XX क्रोमोसोम होता है। तो इस आधार पर पता किया जा सकता है कि वो बच्चा आगे लड़की बनेगी या फिर लड़का बनेगा। और अगर लड़की बनती थी तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें ये लगता था कि अगर ये लड़की बन रही है तो वो उसका एबॉर्शन करवा देते थे, उस बच्चा को खत्म मरवा देते थे और वो निकल जाता था बाहर। तो ये काम करवा देते थे, इसे बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड, जो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो अगर डॉक्टर कोई पकड़ा गया या पेरेंट्स अगर पकड़ा गया ऐसा करते तो उस पर भारी सजा हो सकती है, बहुत भारी। तो एमनियोसेंटेसिस का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि इस तरह इसका दुरुपयोग किया जाता था। लेकिन अच्छे कामों के लिए, बस चेक करने के लिए कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं, तो इसके लिए भी उपयोग हो सकता है। तो सदुपयोग भी बहुत है। तो अब तो ये लोगों पे डिपेंड करता है वो क्या करवाए, लेकिन इसका बहुत नियम टाइट है, आप ऐसे ही नहीं करवा सकते। लेकिन ये सारे वो तरीका है जिससे आप जांच कर सकते हैं, जन्म के बाद भी और जन्म से पहले भी।
अब मैं आपको बताता हूँ इसका इलाज, ट्रीटमेंट क्या है। इसका देखिए, ये जेनेटिक बीमारी है ना, तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसका इलाज है ही नहीं। लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अगर आपके बच्चे में ये परेशानी है, ये सारे सिम्टम्स के आधार पे भी आपको पता चल जाता है, फिर आप टेस्ट करवाते हैं वहाँ से तो पता चल जाता है। तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। मेरे आपके से कहीं ज़्यादा समझदार हो सकता है वो बच्चा, वो नेचुरली काफ़ी समझदार हो सकता है, या आपसे भी कहीं ज़्यादा समझदार हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी आई थी जिसमें रोहित मेहरा रहते हैं। रोहित मेहरा का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, उन्हें डाउन सिंड्रोम नहीं होता है, मेंटल डेवलपमेंट बस उनका अच्छा नहीं होता है, लेकिन बाद में वही आगे चल के साइंटिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। अगर ये परेशानी निकल भी जाए तो भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ पे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चा या फिर मेंटली जो कमज़ोर बच्चा होते हैं वो रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत बारीकी से उन्हें समझाया जाता है, हर बात को धीरे धीरे समझाया जाता है। इस बच्चे में कोई परेशानी नहीं है, सेक्सुअली वो हेल्दी है। अगर वो मेल है तो समय के साथ उसमें स्पर्म यानी सीमेन बनेगा, फीमेल है तो उसमें भी फीमेल गैमेट बनेगा समय के साथ। कोई सेक्सुअली उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिजिकली और मेंटली कुछ परेशानी है जिसे आप लोग अच्छा केयर करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। अच्छे, मान लीजिए कोई जो स्पेशल हॉस्पिटल या कोई स्पेशल डॉक्टर, ये स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों को ले जाया जाता है, आपके आसपास नहीं है तो आप अपने घर पे उसे समझाइए, हर बात को उससे ज़्यादा बात कीजिए, और जितना आप उससे कुछ पूछते हैं तो उससे ज़्यादा उसे बताने दीजिए। तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब परेशानी तो रहेगी लेकिन वो थोड़ा हेल्दी जैसा हो जाएगा, मेरे आपके जैसा हो जाएगा, या हमसे भी ज़्यादा समझदार हो सकता है। ये तो आपके केयर पे डिपेंड करता है, तो हर बात पे। लेकिन ऐसे बच्चों को क्या होता है कि कुछ कभी कभी अचानक से दम सांस रुक जाता है। सोता है ना जब बच्चा, तो सोए सोए अचानक लगता है सांस रुक गया, वो मुंह खोल के जोर जोर से सांस लेना चाहता है और सांस अचानक रुक जाता है। इसे बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया का ज़्यादा शिकायत रहता है। ऐसे ही अगर आपको पता चल जाए कि आपके बच्चों में ऐसी कोई परेशानी है ये सारे सिम्टम्स के आधार पे, तो आपको चेक करवाना चाहिए। और ये नहीं कि एक बार चेक किया और पता चल गया तो वो आप रुक गए, नहीं। हर समय मतलब महीना में 2 महीना में कभी न कभी आपको पूरे जीवन कभी न कभी आपको उसको जाके चेक करवाते रहिए डॉक्टर के पास, ताकि कुछ नए भी सिम्टम्स निकलेंगे तो उसे भी डॉक्टर नोटिस करेंगे, और मेरे जैसा कोई और बताने वाला आपको होगा तो वो आपको बताएगा ये नए सिम्टम्स के बारे में भी। जितना मैंने बताया ये तो वो सिम्टम्स है जो डॉक्टर देखे उस बच्चे में, पेरेंट्स उसे बार बार डॉक्टर के पास ले जाते रहे और डॉक्टर समय समय के साथ चेक करते गए। तो आपको उस बच्चे का बहुत केयर करना है, उसको समझदारी देना है, उसे बार बार सांत्वना देना है। और ऐसा नहीं कि वो रोएगा या चुप रहेगा, बोलेगा हंसेगा, मेरे आपकी तरह ही रहेगा, या हम लोगों से भी हेल्दी रहेगा, अच्छा लगेगा, क्यूट लगेगा बच्चा। तो उसके साथ रहना है, समय बिताना है अपने साथ, कभी समय निकाल के उसके साथ खेलिए, बैठिए, गप कीजिए, तो इससे वो धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है, साधारण ज़िंदगी जी सकता है। देखिए, मेरा और आपका लाइफ स्पेन मतलब उम्र, जीवन काल कितना होता है। आज के समय में तो 50 से 60 साल होता है, उस बच्चे का भी उतना ही होता है। बस उसको केयर थोड़ा अच्छा बचपन में दीजिए। ऐसा नहीं कि समाज वाले अगर पता चल जाए समाज में किसी को ये परेशानी है तो सोसाइटी वाले उस बच्चे से थोड़ा या उसके पेरेंट्स से थोड़ा ऐसा बिहेव करेंगे, वो है दृष्टि वाली। ऐसा काम नहीं करना है। पूरा समाज को, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, आप पूरा समाज का जिम्मेदारी है, क्योंकि यही परेशानी आगे चल के बढ़ते जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। शुरुआत में बहुत कम बच्चे ऐसे थे, अब तो बहुत ज़्यादा। जो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हर 700 जन्म में एक बच्चा ऐसा होता है, एक बच्चा का ऐसा जन्म होता है जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है, और हर 1000 बच्चे में कम से कम 3-4 ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें अलग अलग डाउन सिंड्रोम के सिवा अतिरिक्त भी कोई और ही क्रोमोसोमल कोई और जेनेटिक बीमारी होने लगी है। तो ये कारण तो शायद क्यों होता है इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। हो जाता है, प्रकृति में ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, पर ये हो जाता है, ये परेशानी हो जाती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो होता है ये उन बच्चों में ज़्यादातर होने के लिए किसी में हो सकता है, लेकिन तक जितने बच्चे अभी तक मिले हैं इससे सफ़र करते हैं तो उसमें ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिसकी मदर जो है 35-40 के एबव एज में जाके मैरिज की है। क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये परेशानी हो रही है तो कारण का तो कुछ नहीं पता, लेकिन एक जो ये नोटिस किया गया है तो ये मैंने आपको बताया। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।